मेरा नाम आरती है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और मेरे पिता काम के कारण देश से बाहर रहते थे। घर पर सिर्फ मम्मी और मैं रहते थे। पापा को 1 साल में छुट्टी 1 महीने की मिलती तो वो घर आ जाते थे। पापा के आने पर हम बहुत मज़े करते थे। 1 महीने की मौज-मस्ती के बाद पापा वापस अपने काम पर चले जाते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। पापा अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, जिसके चलते हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। ज़िंदगी में सुकून ही सुकून था, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मगर वो कहते हैं ना, इंसान आज के टाइम में अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे को सुख देखकर होता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई और हमारी सारी खुशियाँ छीन सी गई। पापा घर पर नहीं होते तो घर का और बाहर का सारा काम मम्मी को ही करना पड़ता और पापा के कुछ खास दोस्त अक्सर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ कभी-कभी हमारे घर आ जाया करते थे। उस दिन हमारे घर में खूब चहल-पहल होती और मेरा भी दिल लग जाता था। पापा के एक दोस्त जो बहुत ख़ास थे, उनका नाम सौरभ था। अगर कोई काम ऐसा होता जो मम्मी ना कर पाती, तो सौरभ अंकल हमारी मदद कर दिया करते थे। पापा के सभी दोस्त बहुत अच्छे थे और सब मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे और सौरभ अंकल का हमारे घर आना-जाना ज़्यादा होने लगा और अब मुझे इनका इतना हमारे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत उलझन सी होती थी। मैंने काफ़ी बार मम्मी से इस बारे में बात भी की कि मुझे सौरभ अंकल का इतना हमारे घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। इनको बोले कि वो हमारे घर इतना ना आए। चाहे तो मैं ये बात पापा को बता सकती थी, लेकिन उनके किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी और फिर बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों को मजाक में टाल देती थी। वे हमारे घर हर दिन कोई ना कोई बहाने से आ ही रहे थे। मम्मी इनके साथ बैठकर खूब हँस-हँस कर बातें करती, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। मुझे मम्मी से भी बहुत मोहब्बत थी। अगर मैं पापा को बता भी देती तो पापा पता नहीं मम्मी के साथ क्या करते। इसी डर में सोच रही थी कि बिन बात ज़्यादा बढ़ाए इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ा नज़रअंदाज कर देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले थे और मैं दिन रात अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती। और कुछ दिन बाद मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था और मैं बहुत ही खुश थी। और दूसरी वजह खुश होने की ये भी थी कि पापा की छुट्टी का वक्त भी आ गया था। लेकिन 2-3 दिन के बाद पता लगा कि पापा को अचानक एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा है, इसलिए वो शायद इस बार छुट्टी आने में लेट हो जाएंगे। जब मुझे ये बात पता लगी तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे पापा से मिले 1 साल हो गया था। और कुछ दिन बाद मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो मेरी मम्मी मेरे स्कूल में आई, लेकिन मम्मी अकेले नहीं थी। दूर से देखने पर पता लग रहा था कि मम्मी के साथ कोई व्यक्ति भी है। मुझे लगा वो पापा होंगे और इन दोनों ने मिलकर मुझे सरप्राइज़ देने के लिए सोचा होगा, लेकिन थोड़ी पास जाकर पता चला कि वो सौरभ अंकल थे। उन्हें देखते ही मेरे जिस्म में आग लग गई और मैं वापस स्कूल के अंदर चली गई और घर आकर बहुत देर तक पापा को याद करके रोती रही। और कुछ देर बाद मम्मी और सौरभ अंकल घर आ गए, मगर मैंने इनसे कोई बात नहीं की। मम्मी ने बहुत बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और जब भी मेरी पापा से बात होती तो मैं उन्हें घर आने के लिए बोलती और वो मुझे बोलते कि थोड़ा काम और बाकी है। अब की बार जब घर आऊँगा तो अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे पता था कि वो ये सब मेरा दिल रखने के लिए और मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैं पापा से बात करती तो मेरी मम्मी मेरे पास ही बैठी रहती। मैं चाहकर भी अपने पापा को मम्मी की बात नहीं बता पा रही थी और दूसरी तरफ मम्मी का ज़्यादातर वक्त सौरभ अंकल के साथ ही गुजर रहा था और सारा दिन मम्मी के मुंह पर सौरभ अंकल का नाम ही रहता और वो अक्सर उनसे फ़ोन पर भी बातें करती रहती थी। मैंने मम्मी को 2-3 बार रोका, मगर वो नहीं मानी और उसके बाद मैं चुप हो गई। और खैर 4 दिन के बाद मेरा जन्मदिन था, लेकिन पापा नहीं आ रहे थे। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ना तो वह मेरे रिजल्ट आने पर आए थे और ना ही मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे साथ थे। मैं अपनी मम्मी से बोल दिया कि अगर सौरभ अंकल पार्टी में आए तो मैं केक नहीं काटूंगी।
लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जब शाम को मैं मेहमानों के सामने आई तो सौरभ अंकल पहले से ही सामने वाले सोफ़े पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे की हंसी से लग रहा था कि जैसे मम्मी ने उनको यह बात बता दी कि मैं उनके पार्टी में भी नहीं देखना चाहती थी। मैं मेहमानों के सामने अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने चुपचाप केक काटा और अपने कमरे में भाग गई और कमरे का गेट बंद कर लिया। मगर मेरे पीछे पीछे मम्मी और सौरभ अंकल भी आ गए और मुझे गेट खोलना पड़ा। मुझे रोता देखते ही सौरभ अंकल ने बोला, बेटा शायद हमसे नाराज़ हो, हमसे क्या गलती हुई है, कुछ हमें भी तो बताओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मगर इन दोनों के बार बार पूछने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कमरे में आ गई। फिर मैंने उन दोनों को मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा और वे दोनों चुपचाप कमरे से चले गए। और फिर मैं पापा को याद करके रोने लगी। आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी और कुछ घंटों बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी। मैंने अपने कमरे का गेट खोला और दबे पाँव किचन की ओर चली गई। प्लेट में खाना खा लिया और अपने कमरे की तरफ आने लगी कि इतने में मुझे मम्मी और सौरभ अंकल की कुछ आवाज़ें आई जो बराबर वाले कमरे में ही बैठे थे। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि जब सारे मेहमान चले गए तो ये अभी यहाँ तक क्यों बैठे हैं और यहाँ क्या बात कर रही है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर यह बात क्या कर रही, इसलिए मैं चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। सौरभ अंकल मम्मी के पास ही बैठे थे और बोल रहे थे कि आज तुम काली साड़ी में कमाल लग रही थी, सभी की नज़रें सिर्फ तुम पर ही टिकी हुई थी और मैं चाह कर भी किसी को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि मैं खुद तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। काला रंग तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सौरभ की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता था कि किस तरह बेशर्मी से अपनी दोस्त की पत्नी के साथ इतनी घटिया बातें कर रहा है, लेकिन मेरी मम्मी भी तो इनकी ये घटिया बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने जब इनकी सारी बातें सुन ली तो मुझे मेरे पापा पर बहुत तरस आया क्योंकि वो मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मम्मी उनके साथ ये सब धोखा कर रही थी। ये सोचकर मेरी आंखें भर आई और मैंने खाने की प्लेट ज़ोर से ज़मीन में दे मारी और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। और अब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब और चुप नहीं रहूँगी और सारी बात पापा को बता दूँगी। लेकिन इतने में मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई क्योंकि उनको मेरे प्लेट पटकने से पता चल गया था कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। मम्मी ने आकर मुझे गले लगाया और सौरभ को वहाँ से भेज दिया और मुझसे बोली कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ना जाने क्यों मुझे इनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर उस दिन के बाद मुझे सौरभ घर पर नहीं दिखा था और मुझे मम्मी पर विश्वास हो गया और मैंने पापा से कुछ नहीं बताया क्योंकि अब जब सब सही चल हो गया था तो पापा को बताकर क्या ही फ़ायदा था, क्योंकि मैं पापा को फालतू की टेंशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि पापा जो भी कर रहे थे वो सब हमारे लिए ही तो कर रहे थे और मम्मी उनको धोखा दे रही थी। लेकिन जब जब मम्मी ने आगे से ये सब करने के लिए मना कर दिया तो मैंने ये राज ही राज रख लिया। लेकिन मैं अभी भी मम्मी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी। फिर मम्मी के बार बार मनाने और काफ़ी दिन तक सौरभ अंकल के घर पर ना आने से मैं मान गई और उन्हें एक बार फिर से बोला कि वो अब भी कभी भी सौरभ से बात नहीं करेंगी और ना ही उन्हें घर आने देंगी। मम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। बस मेरी खुशी के लिए तो इतना ही काफ़ी था और एक बार मैं फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी। वक्त गुजरता गया और मैं भी बहुत खुश थी। मम्मी ये बात समझ गई थी कि वो पापा के साथ गलत कर रही थी, मगर शायद ये सब मेरी गलत फहमी थी। और एक दिन मेरी स्कूल में अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। मेरे टीचर ने मेरी तबीयत बिगड़ते देखकर डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाई दी और मेरे स्कूल बस वाले अंकल को बुलाकर मुझे घर पर छोड़ने के लिए बोल दिया। थोड़ा आराम मिलने के बाद अंकल मुझे घर पर छोड़ आए। मैंने 2-3 दिन बाद दरवाज़ा खटखटाया तो मम्मी ने गेट नहीं खोला।
मुझे लगा कि बाहर किसी काम से गई होंगी। फिर मैंने घर के लॉक की चाबी निकाली। इसकी 2 चाबी थी, एक हमेशा मेरे पास रहती और एक मम्मी के पास होती। मैंने लॉक खोला और अंदर जाते ही फ्रिज से जूस निकाल कर टीवी देखते हुए जूस पीने लगी। मुझे टीवी देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी और जब मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर मुझे ख़्याल आया कि क्या पता मम्मी ऊपर पौधों को पानी देने गई हो, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल पर नीचे की कोई आवाज़ नहीं जाती थी। तो इसलिए मैं ऊपर जाने लगी। ऊपर जाते ही मुझे ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैंने पहचान लिया कि ये सौरभ है, लेकिन फिर भी स्टूल रखकर विंडो से देखने लगी, क्योंकि वो विंडो थोड़ी ऊँचाई पर थी। और मैंने देखा कि वो सौरभ ही था और मेरी मम्मी और सौरभ दोनों बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे बर्दाश्त ना हुआ। और वैसे भी मेरी तो पहले से ही तबीयत ख़राब थी, जिस कारण मुझे चक्कर आ गए और मैं स्टूल से नीचे गिर गई और उसके बाद मेरी आंखें सीधे बिस्तर पर खुली। मेरे सिर पर अच्छी खासी चोट लगी हुई थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार भी था और मम्मी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शायद उनको पता था कि मैंने उनकी गंदी करतूतें देख ली है। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, मगर मैं उनसे मुंह फेर लेती और उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। मम्मी बार बार किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करना चाहती, मगर मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सारी मोहब्बत जैसे ख़त्म सी हो गई थी। क्योंकि इस बार उन्होंने पापा के साथ मुझे भी धोखा दिया था, मेरे भी विश्वास को तोड़ा था। अब मेरी हालत रोज़ बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब पापा को मेरी हालत का पता चला तो पापा अगले 2 दिन में घर आ गए। और जैसे ही पापा मेरे पास आए तो उन्हें गले लगकर मैं बहुत रोई और काफ़ी देर तक उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने पापा को छोड़ दिया तो पापा फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरी हालत देखकर पापा को बहुत गुस्सा आया और वो मम्मी पर बहुत गुस्सा करने लगे कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी इतनी उदास है। तुम हमेशा मुझसे क्यों बोलती थी कि सब कुछ अच्छा है। आखिर मैं ये सब अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहा था। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं इस दौलत का क्या करता। लेकिन मैं ये जानती थी कि वो पापा को यहाँ क्यों नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर पापा यहाँ रहते तो उनका ये घिनौना राज पापा को पता चल सकता था। लेकिन मैंने अभी भी पापा को कुछ नहीं बताया और पापा ने अब बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मम्मी ने पापा के आने के 2 महीने के बाद ही पापा से लड़ाई करना शुरू कर दी। और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई और इससे कुछ दिन बाद ही मम्मी ने पापा को तलाक दे दिया और सौरभ से शादी कर ली। शायद मम्मी ने ये सब प्लान पहले से ही बना रखा था और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी, लेकिन पापा को इस बात से बहुत गहरी चोट पहुंची और उन्होंने मम्मी को भुलाने के लिए इस घर को ही बेच दिया और दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। और अब हमें यहाँ आए 1 साल बीत चुका था। मैं भी बड़ी हो गई थी, लेकिन पापा मम्मी को अभी तक भूल नहीं पाए थे। मैंने पापा को एक बार दूसरी शादी करने को भी बोला, लेकिन पापा ने मुझे गुस्से से बोला कि दोबारा ऐसी कोई बात मत करना, क्योंकि पापा मम्मी को भूल नहीं पाए थे। खैर मैं भी अब बड़ी हो गई थी, तो पापा ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखकर मेरी उससे शादी कर दी। मेरे पति का नाम सचिन था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते और हम हर दूसरे दिन पापा को भी मिलने आते, क्योंकि पापा की देखभाल करने वाली सिर्फ मैं ही थी। और कुछ दिन बाद ईश्वर की कृपा से मैं प्रेग्नेंट हो गई और डॉक्टर ने मुझे भी सभी काम करने को मना कर दिया। और मैंने सचिन से बोला, कुछ दिनों के लिए हम कोई काम वाली रख लेते हैं। तो 1-2 दिन के बाद सचिन एक औरत को घर लेकर आए, जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या वही है। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, चेहरे पर काफ़ी सारे चोट के निशान थे। मुझे इसकी ये हालत देखकर बहुत रोना आया, क्योंकि मैं आज इनको पूरे 3 साल बाद देख रही थी और ये औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। उन्हें
भी मुझे पहचान लिया और मुझे गले से लगाकर बहुत रोई और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया था, जिसकी सज़ा भगवान ने मुझे दुनिया में ही दे दी है। मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मुझे एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और सौरभ से शादी करने के बाद उसने मुझे कुछ दिन बाद ही रोज़ मारना पीटना शुरू कर दिया था और मेरे सारे जेवर बेचकर विदेश चला गया और मेरी ये हालत हो गई। मम्मी ने जो किया था उनके लिए उनको सज़ा मिल गई थी, इसलिए मैंने उनको अपने घर में रख लिया और पापा को सारी बात बताई। पापा ये सब सुनकर कुछ देर तो खामोश रहे और फिर बाहर को चले गए। फिर जब शाम को आए तो बोले, बेटी भले ही आज वो मेरी पत्नी ना हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी माँ है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन उससे कहना कि कभी भी मेरे सामने ना आए, क्योंकि उसकी बेवफाई आज भी मेरे दिल को चीरती है। तो दोस्तों, आरती की मम्मी की ज़िंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि आपको अपने कर्मों का फल दुनिया में ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप गलत करते हो तो फिर अपनी बारी के लिए तैयार रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, बस आ जाता है और संभलने का मौका भी नहीं देता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।